गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आज तारीख 30/12/2023 13 लिखा गया है। जरा इसको हम सही कर ले। 2023 को हम बताएंगे। मेरा पहला चैप्टर होगा कि भारतीय इतिहास का विकृतीकरण। भारतीय इतिहास का विकृतीकरण में कैसे कैसे लोग विकृतीकरण किए, कौन कौन अक्षर को बदल कर किया, अर्थ को परिवर्तन करके किया, पाठ को परिवर्तन करके किया, प्रक्षिप्त अंश को जोड़ करके किया, पाठ को विलुप्त करके किया, ये बताएंगे। और सेकंड में मेरा रहेगा थेलेस थ्योरम का 8वां एक्सरसाइज को डिनोट करेंगे। और उसके बाद होगा कि वेद का सही काल क्या था। क्या अंग्रेजों ने वेद का जो सही काल बताया 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व या 1500 से 2000 ईस्वी पूर्व, वो सही है या गलत है, इस पर भी मेरा तीसरा पॉइंट रहेगा। और चौथा पॉइंट रहेगा विद्रोह के बारे में। अंग्रेजों के समय में जो विद्रोह हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका कारण क्या था, क्या अंग्रेज डरपोक थे या नहीं थे, आज मैं बताऊंगा। यहाँ इंटरेस्टिंग करके इतिहास को फाड़ करके मैं इतिहास को उस समय की परिस्थिति को जोड़ करके मैं बताऊंगा कि वास्तव में अंग्रेज का विचार क्या था इंडियन के प्रति, और वो क्या डरपोक थे या नहीं थे, और थे तो क्यों नहीं डरे, ये कारण भी मैं बताऊंगा। तो मैं चालू करता हूं। पहला, इतिहास में जो विकृतीकरण किए उन्होंने किस प्रकार से किया। कहते हैं कि मनुष्य न तो कुएं की 4 दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न गूलर के अंदर रेंगने वाला कीटाणु, जो अपनी अल्प बुद्धि के क्षीण आलोक में मदमस्त बना फिरे, बाह्य जगत से पिटक रहा, अपनी संकुचित दुनिया के भव्य के उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। वह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही अपने विचारों, संसार के विचारों, पृथ्वी के विचारों, भगवान के विचारों से लाभान्वित होने का आकांक्षा रखते आया है। सारा विचार को लाभान्वित, लेकिन परिस्थितियां इंसान को मजबूर करती है और मनुष्य का जो भी बनता है बहुत छोटा सा जीवन में परिस्थिति ही के अनुसार ही बनता है। एक परिस्थिति ही इंसान को गरीब से अमीर भी बना देता है। खैर, परिस्थिति था इंडिया को इस तरह का कि वो गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा, और जिसके कारण उसको डिमोरलाइज करने के लिए अंग्रेजों ने जो चाल चला, उसके जगह पे कोई भी होता क्योंकि उसको राज्य करना था, चलना ही था। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि परिस्थिति भारतीय इतिहास को बहुत छोटा करके दिखाया है, तो हम उस पर रिसर्च करने की सख्त आवश्यकता है। समय आ गया है और मैं फिर से बता रहा हूं कि अक्षर परिवर्तन तक हम आ गए थे, अब शब्द परिवर्तन उन्होंने कर दिया। विकृतियां प्रख्यात खगोल शास्त्री बायमिहिर के पंच सिद्धांत में एक पद इस प्रकार आया है: सत्य शिववेद संख्यम शाक्य कलम पाश्यम चैत शुक्ला दौ अर्ध अस्तिये भनव याग्ने पुरे सौम्या दिवस वाद है। अर्थात 427 काल के चैत मास के शुक्ल प्रतिपदा का सोम दिवस, अर्थात सोम का पुत्र बुधवार था, जबकि यवन में अर्थ सूर्यास्त से हो रहा था। उक्त पद में जबकि स्पष्ट रूप से सोम अर्थात सोम का पुत्र बुध का उल्लेख है, किंतु गणना करने पर जब ज्ञात हुआ कि इस तिथि को बुधवार नहीं वरन मंगलवार था, तो कतिपय विद्वानों ने मूल पाठ में परिवर्तन करके सोम को भौम बनाकर काम चलाया। भौम का अर्थ होता है भूमि का पुत्र, मंगल होता है, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं रहा, क्योंकि उक्त पद में उल्लेखित शक काल वर्तमान में प्रचलित शालिवाहन शक का वाचक नहीं
है। वस्तुतः वह विक्रम पूर्व आरंभ हुए शक संबंध का वाचक है। इन दो शक कालों को यथा स्थान सही अंतर न करने से बहुत सी घटनाओं में के 500 से अधिक वर्ष पीछे हो जाने पर काल गणना में भ्रम का पर्दा पड़ गया है। ऐसे ही परिवर्तन चंद्र व्याकरण खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख आदि में भी किए गए हैं। अर्थ में परिवर्तन, अब देखते हैं शब्द में तो परिवर्तन करके अर्थ को अनर्थ कर ही दिया। अब अर्थ में परिवर्तन, अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत, अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में गुप्त संवत के प्रारंभ होने का उल्लेख करते हुए लिखा है कि गुप्त शासकों के समाप्त हो जाने पर 241 शक का उनकी स्मृति में गुप्त संवत से प्रचलित हुआ था। इसका अंग्रेजी अनुवाद ठीक यही भाव प्रकट करता है, किंतु फ्लीट के मक्तब का यह अनुवाद पूरा नहीं करता था, अतः उसको बार बार एक शब्द का अनुवाद करवाया और उसे वही अनुवाद चाहिए था जो उसके उद्देश्य को पूर्ति कर सके। अल-बरूनी का भारत भाग 3 पृष्ठ 9, अनुवादक संतराम बी। अब चौथा है पाठ में परिवर्तन उन्होंने कर दिया। पाठ में परिवर्तन कोटा वे कटचलम के अनुसार सुधाकर द्विवेदी ने आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टन के पद में छापते समय टी.एस. नारायण स्वामी के माना करने के पर भी पाठ में परिवर्तन कर दिया, जो कि अवांछित था। भारतीय इतिहास पर दास्ता की कलिमा पृष्ठ 38 पर है। अप्रक्षिप्त अंश जोड़ना, पोर्जिटर जो स्व रचित एक पद पुराणों में घुसाना चाहते थे जबकि वे अधिकारी नहीं थे। द प्लॉट ऑफ इंडियन क्रोनोलॉजी पृष्ठ 89। अब है पाठ विलुप्त करना भी। बेबर के 1855 ईस्वी में सतपथ ब्राह्मण का भाषा, जिसके साथ हरिस्वामी का भाष्य का द्विवेदी का गंगा भाष्य भी था, दलित, जिसमें विक्रमादित्य की प्रशंसा की गई, जबकि वेंकटेश्वर प्रेस बंबई द्वारा 1940 इसमें प्रकाशित इसी भाष्य में श्लोक विद्यमान है कि यह पाठ जानबूझकर विलुप्त कराए गए हैं क्योंकि विक्रमादित्य को भारत के इतिहास में दिखाना ही नहीं था। कोटवे कटचलम कृत क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर हिस्ट्री रिकॉन्स्ट्रेटेड पृष्ठ संख्या 203 से 208 तक में देखा है। अब अगले दिन प्राचीन राजाओं और राजवंशों के संख्याओं और राजकालों की विकृतियां के बारे में मैं बताऊंगा। अभी मैंने बताया कि शब्द में परिवर्तन करके कैसे अर्थ का परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन किया, पाठ में परिवर्तन किया, प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिया और पाठ विलुप्त करके इन्हें मैंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति और इतिहास को बदलने की कोशिश की। लेकिन अब जरूरत समय आ गया है कि हम स्वतंत्रता के 76वें या 77वें साल में भी अपना ही सभ्यता को फिर से उजागर करेंगे और खुश होंगे और जानेंगे। और अब समय आ गया है थेलेस थ्योरम का एक एक्सरसाइज पर। इन द गिवन फिगर PQ समानांतर AB एंड PR पैरेलल टू AC प्रूव दैट द QR पैरेलल DC। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं, वो चित्र बना लिए हैं। इन द सॉल्यूशन में इन OAB में अब ये ले लेंगे हम आराम से। OAB में इधर वाला एक ही होना चाहिए। तो OAB में PQ समानांतर AB, इसलिए OP बटा PA इक्वल टू OQ बटा QB। ये हो गया भाई थेलेस थ्योरम। और फिर OAC में इधर वाला त्रिभुज में चलते हैं तो PQ समानांतर AC, PR समानांतर AC, इसलिए OP बटा PA इक्वल टू OR बटा AC, OP बटा PA इक्वल टू OR बटा RC। ठीक है। अब चूंकि दोनों में 1 और 2 में ये कॉमन हो जाता है, ये और ये कॉमन हो गया, इसलिए OQ बटा PA बराबर OA बटा
आरसी हो गया, त्रिभुज ओबीसी। अब 10 त्रिभुज ओबीसी क्यू एंड आर आर द पॉइंट्स ऑफ ओबी एंड ओसी रिस्पेक्टिवली सच दैट ओ क्यू बटा क्यू बराबर ओ एल बटा एसी, हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ थेलेस थ्योरम क्यू आर बटा क्यू आर समानांतर बीसी हो गया। बड़ा ही आराम तरीके से होता है और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसलिए आज सिर्फ हम एक ही बताते हैं, क्योंकि अगला जो थर्ड पॉइंट है मेरा वो है कि वेद का गणना काल जो सही किया गया है अंग्रेजों के समय में या नहीं किया गया है, इस पर मैं वक्तव्य को आगे बढ़ाऊंगा कि वेद का जो गणना काल 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व मानता हुआ सही है या गलत है। आज भारत के ही नहीं वरन विश्व के अनेक विद्वान देश के विद्वान यह मानने लगे हैं कि मानव सभ्यता का इतिहास लाखों लाख वर्ष पुराना है और वह भारत से ही प्रारंभ होता है। जब भारत से ही प्रारंभ होता है उसका लाखों लाख वर्ष है, तो गणना कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ 1200 से 1500 ईस्वी पूर्व माने। विगत 2 शताब्दियों में अनेक स्थानों पर हुए उत्खननों से जो पुरानी सामग्री मिली है उससे भी स्पष्ट होता है कि मानव सभ्यता लाखों लाख वर्ष पुरानी है। इसकी पुष्टि स्कॉटलैंड में मिली 1.40 लाख वर्ष पुरानी और अमेरिका में मिली 2 लाख वर्ष पुरानी मानव हड्डियां कर रही है। अन्य अनेक स्थानों पर इनके भी और अधिक प्राचीन सामग्री मिली है। जहां तक भारत का सृष्टि प्रारंभ होने का बात है वह इस विषय में प्राणी शास्त्र के ज्ञान में मेडलिकट और ब्लमफेल्ड इतिहास विषय के विद्वान थॉर्टन कर्नल टॉड और सर वॉल्टर रेले भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर डॉन अमेरिका तथा जैक क्लियर रोमियारोला रेगनावान जैसे अन्य विद्वानों का भी यही मानना है कि सृष्टि का प्रारंभ भारत में भी हुआ था, क्योंकि मानव के जन्म और विकास के लिए आवश्यक समशीतोष्ण तापमान के चिन्ह प्राचीन काल में भारत में ही मिलते हैं। इन प्रमाणों के समक्ष पाश्चात्य जगत के उन विद्वानों का निष्कर्ष जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विश्व के विभिन्न देशों में गए हैं और जिन्हें किसी भी देश का इतिहास 3 से 5000 वर्ष से अधिक नहीं लगा, कहां ठहरेंगे। आज यह सर्वमान्य तथ्य है कि ऋग्वेद भारत का ही नहीं विश्व का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना के लिए पाश्चात्य विद्वानों जैसे मैकडोनाल्ड आदि ने 1500 से 1000 वर्ष पहले पूर्व निर्धारित किया है, जो बिल्कुल गलत है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है पाश्चात्य विद्वानों ने विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ की रचना काल आज से मात्र 300 से 350 वर्ष पूर्व ही निर्धारित किया है। यदि ऐसा है तो क्या लाखों वर्ष से चली आ रही मानव सभ्यता के पास अपना कोई लिखित साहित्य 350 वर्ष पूर्व था ही नहीं? यह बात प्रमाणित नहीं लगती, विशेषकर उस स्थिति में जबकि भारतीय काल गणना के अनुसार वर्तमान सृष्टि का निर्माण हुआ हुए 1 अरब 97 करोड़ तथा 29 लाख से अधिक वर्ष हो गए हैं और आज के वैज्ञानिक द्वारा भी पृथ्वी की आयु 2 अरब वर्ष था, इससे अधिक की निश्चित की जा रही है। यदि भारत में सृष्टि संबंध मनु संबंध आदि के बाद छोड़ भी दे तो भी कल्हण के हिंदू संस्कृति अंक के पृष्ठ 755 पर दी गई विदेशी संपदों के जानकारों के अनुसार चीनी संबंध 9 करोड़ 60 लाख वर्ष के ऊपर का है, खताई संबंध 8 करोड़ 88 लाख वर्ष से ऊपर का है, पारसी संबंध 1,89,000 वर्ष ऊपर का है, मिस्र संबंध सभ्यता के आज के विद्वान सर्वाधिक प्राचीन मानते हैं और 27,000 वर्ष के ऊपर का है, तुर्की और आदम संबंध 77,000 वर्ष से ऊपर के हैं, ईरानी और यहूदी संबंध क्रमशः 6,000 से 5,000 वर्ष से ऊपर के हैं। इतने दीर्घ काल में क्या किसी भी देश में कुछ भी नहीं लिखा गया? खैर, अगले एपिसोड में
और हम बताएंगे कि हमारा जो ये ऋग्वेद है बहुत पुराना है और हमारा सभ्यता है और मानवीय सभ्यता वास्तव में भारत में ही पनपा है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ही ऐसी थी कि मानव उसमें जीवित रह सकता था और कहीं का जलवायु ऐसा नहीं था कि वहां मानव जीवित रह सकता था, क्योंकि प्रकृति के सामने विवश था मनुष्य। और जिस तरह प्रकृति सुंदरता भारत के भूमि पर था उस तरह का अभी भी हम देखें तो कहीं न इंग्लैंड है, न यूनान में है, न कहीं भी विदेशों में है। तो अब हम चौथा चैप्टर विद्रोह पर चलते हैं। इतिहास में जो विद्रोह हुए हैं, अंग्रेजों के समय में विद्रोह हुए हैं, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, मराठा कृषकों का विद्रोह, चंपारण विद्रोह, बारडोली आंदोलन, मोपला विद्रोह, जंतिया विद्रोह और कुकिया विद्रोह के बारे में मैं बता चुका था। आज फिर मैं बताऊंगा सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, रामोशी विद्रोह, भील विद्रोह, अहम विद्रोह, कुक्का विद्रोह और मुंडा विद्रोह के बारे में संक्षिप्त बताएंगे और आपको बताएंगे बड़ा ही शॉर्टकट में। संथाल विद्रोह, संथाल लोग अत्यंत ही विनम्र एवं शांति प्रिय थे। सी भूमि, बड़ा भूमि, हजारीबाग, मिदनापुर, बाकला इसका निवास स्थल था। 1793 ईस्वी भूमि कर व्यवस्था के अनुसार लोग की भूमि पर जमींदारों का अधिकार हो गया था। संथाल लोग ने जंगल को काट कर खेती करना प्रारंभ किया, किंतु इस जमीन पर भी जमींदारों का अधिकार हो गया। साहूकार, पुलिस और सरकारी कर्मचारी ने अत्याचारपूर्ण नीति के कारण संथाल लोगों में असंतोष फैल गया और उन्होंने सिंधु कानून के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सैनिक कार्रवाई के द्वारा 1855 से 56 में हुए विद्रोह में शीघ्र ही दबा दिया गया। नेताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। इस प्रकार संथाल विद्रोह समाप्त हो जाता है और हम नील विद्रोह की ओर आते हैं। नील विद्रोह, यह विद्रोह भारतीय कृषकों द्वारा बंगाल में नील उत्पादन को अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। अंग्रेज अधिकारियों ने बंगाल तथा बिहार के जमींदार में भूमि प्राप्त कर नील की खेती प्रारंभ की। यह खेती भारतीय किसानों द्वारा करवाई जाती थी और अंग्रेज भारतीय किसान को साथ दास जैसा व्यवहार करते थे। असंतोष व्याप्त हो जाने के कारण किसानों में विद्रोह कर दिया और 1860 में पावना और नदिया जिले के सभी किसानों ने हड़ताल कर दिया। शीघ्र ही इस हड़ताल का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि के अनेक स्थानों पर हड़ताल हुई। विद्रोह इतना व्यापक हो गया कि विवश होकर अंग्रेज 1860 ईस्वी नील आयोग की नियुक्ति कर दी। हम बार बार ये कहना चाहते हैं, जब भी विद्रोह हुआ तो अंग्रेज डर गया है और अंग्रेज डर करके कोई न कोई आयोग बना दिया और उस आयोग में कुछ लोगों को, इंडियन लोगों को लेकर के विद्रोह को शांत करने की कोशिश किया और उसमें वो सफलता भी हासिल किया। इसलिए बार बार मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि जब भी विद्रोह हुआ अंग्रेज बुरी तरह डर गए थे और कोई न कोई आयोग बना दिया। कभी साइमन कमीशन आयोग, कभी कौन आयोग, कभी कौन आयोग, बहुत सा आयोग उन्होंने बनाया। अब मराठा कृषकों का विद्रोह, मराठा कृषकों का विद्रोह दक्कन में गुजरात के साहूकार हिम्मत के फेराफेरी कर वहां के किसानों का शोषण कर रहे थे। वह इससे वहां के किसान त्रस्त थे और 1875 ईस्वी में किसानों ने गुजराती साहूकारों द्वारा शोषण किए जाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और किसानों साहूकारों के घरों व दुकानों को आग लगा दी। सरकार कठोरता पूर्वक इस विद्रोह का दमन किया। विद्रोह का कारण पता करने के लिए डेक्कन उपद्रव आयोग की स्थापना की। फिर बता रहे हैं कि कोई भी विद्रोह हुआ वहां कोई न कोई आयोग को बना दिया और आयोग को बनाकर विद्रोह को दबाने की कोशिश किया। अंग्रेज लोग बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। कृषकों की दशा में सुधार करने के उद्देश्य से 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। कर दिया, हमेशा एक नंबर के दब्बू और डरपोक व्यक्ति थे अंग्रेज।
चंपारण विद्रोह, कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाकर डरकर ही रह सकता है, कोई अपने बल का बलिष्ठता का परिचय नहीं दे सकता है। चंपारण विद्रोह, बिहार के स्थित चंपारण जिले में यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा भारतीय किसानों को उत्पीड़ित किया गया। महात्मा गांधी ने किसानों की स्थिति का अध्ययन किया तथा 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद की सहायता से उन्होंने सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया और परिणाम स्वरूप चंपारण में सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह के से क्रुद्ध होकर सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और सरकार द्वारा चंपारण कृषक अधिनियम पारित किया गया। अब फिर अधिनियम ला दिया। फिर बारडोली आंदोलन, बारडोली आंदोलन, मोपला विद्रोह करके विद्रोह बताना है। मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में मोपला का विद्रोह किया गया। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज सरकार के खिलाफ था, किंतु बाद में मोपला द्वारा हिंदू जमींदारों की हत्या कर दिए जाने के कारण यह सांप्रदायिक विद्रोह हो गया। मोपला विद्रोह को बड़ा ढंग से देखिएगा। जांतिया विद्रोह, ब्रिटिश सरकार द्वारा गृह कर और आयकर के खिलाफ जांतिया पहाड़ी के सितोगा में रोष उत्पन्न हुआ और अतः उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कुकिया विद्रोह, लास्ट विद्रोह कुकिया विद्रोह, साहूकारों का भ्रष्ट नीति और अंग्रेजी सरकार के अत्याचार नीति के विरुद्ध असम में कुकिया विद्रोह कर दिया। कुकिया लोगों ने कृषकों द्वारा किए गए विद्रोह तथा उनकी उग्रता को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सरकार ने विद्रोह का दमन करने के पश्चात विद्रोह के कारणों की जांच के लिए दक्षिणी दंगा आयोग का गठन किया। हम बार बार बोल रहे हैं, अंग्रेज जब भी विद्रोह हुआ तो डर जाता था और कोई न कोई आयोग की रचना कर देता था। दक्षिण दंगा आयोग का गठन किया। इस आयोग की सलाह पर अंग्रेज सरकार ने भारत किसानों पर अत्याचार कम करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए। इस आयोग की सलाह पर 1889 में दक्कन कृषक सहायता अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी भारतवर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन हुआ तो अंग्रेज दल ने कोई न कोई आयोग बना दिया। इन चंद बातों से जो मेरी जानकारी है मैं आपको देना चाहता हूं। इस जानकारी से यदि आपको फायदा होगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा और आप समझ गए मेरे समझाने पर, मेरे बताने पर, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और आपसे एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहते हैं, बस। हम बार बार मेहनत कर रहे हैं, फिर हिस्ट्री में नया चीज बताएंगे। हो सकता है अभी आंदोलन कुछ बतावें और असहयोग आंदोलन बताएं या कोई बता दें, कुछ न कुछ टॉपिक रखेंगे, क्योंकि टॉपिक से आपकी जिज्ञासा जागेगी और उस जिज्ञासा को हम कुछ विशेष हिस्ट्री में बताते हैं। हम एज ए होल उस समय का परिस्थिति को बताते हैं। अंग्रेज की परिस्थिति क्या थी, हमारे भारतीय की परिस्थिति क्या थी, भारत खंड खंड में बता हुआ था। इनके पास कोई बोलने का औचित्य नहीं था, जबकि अंग्रेज खुद डरपोक थे। जब यहाँ लोग मिलकर लड़ते तो दुनिया में भाग जाता अंग्रेज। खैर, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज का जो पढ़ाई का वातावरण है उसको समाप्त करता हूं और आशा विश्वास करता हूं कि आपको मेरे बताने से कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।